हेलो एसीसी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन, जो कि फ्री डेमो सेशन रहेगा एंड फॉर द अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पहला डेमो सेशन है, तो उसमें आज का कंसेप्ट है अकाउंटिंग फॉर मटीरियल्स। सो मटीरियल्स का किस तरह से अकाउंटिंग करना है, व्हाट्स द मटीरियल इज, किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। सो दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इज टिपिकली कॉम्प्लेक्स वन एंड कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ सकते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली मटेरियल क्या है। सो मटेरियल दैट मीन्स जो भी चीज़ आप खरीदते हो फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग, फॉर दी प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल यू आर परचेजिंग यार्न फॉर दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपको कपड़े बनाने के लिए आपको यार्न की जरूरत पड़ेगी। दैट यार्न इज द रॉ मटेरियल। सो मटेरियल को किस तरह से यूज़ करना है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, उसको यूज़ में उसके वैल्यूशन क्या होंगे, that we are going to study this concept। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी सिस्टम्स फॉर ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग मटेरियल्स। सो मटेरियल्स को ऑर्डर करना, उसे रिसीव करना और उसको इश्यू करना टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसके लिए क्या एक सिस्टम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए सिस्टम को समझते हैं बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपको समझना क्या है। सपोज इमेजिन यू ओन ग्रोसरी स्टोर। सो आप एक ग्रोसरी स्टोर हैंडल करते हो। सो यू नीड टू इंश्योर दैट राइस, शुगर एंड फ्लोर आर ऑलवेज अवेलेबल। सो ऐसे तीन तीन जो आपको स्टॉक बताया, वो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए, ना तो ज़्यादा होने चाहिए, नाइदर टू मच नॉट टू लिटल, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए एंड बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, और ऑलवेज होने चाहिए, यानी कि उनका स्टॉक जो है वो कभी भी घुटना नहीं चाहिए और कभी खत्म नहीं होना चाहिए आपकी ग्रोसरी स्टोर में। तो चलिए उसके लिए अब कुछ सेट करते हैं, क्या ऑर्डरिंग सिस्टम होना चाहिए एंड रिसीविंग सिस्टम एंड इशूइंग सिस्टम किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फॉर दी ऑर्डरिंग सिस्टम। ऑर्डरिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आप नया ऑर्डर कब प्लेस करोगे, कितना प्लेस करोगे, उसके लिए कुछ प्रोसीजर होनी चाहिए, कुछ के लिए कुछ सिस्टम होनी चाहिए। तो चलिए उस सिस्टम की बात करते हैं। दिस इज हाउ यू डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर। एग्जैक्टली ये दो सवाल के जवाब अगर आपको मिलते हैं, तो आपको ऑर्डरिंग सिस्टम का पता चल जाएगा, कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है। ठीक है, व्हेन इट इज टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर, कितना एंड कब ऑर्डर करना है, दो सवाल के आपको जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। व्हेन योर राइस पैकेट्स रिड्यूस टू अ सर्टेन लेवल, से 20 पैकेट्स, यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 100 मोर। तो आपने डिसाइड किया कि जब मेरे राइस के पैकेट्स 20 या उससे कम हो गए, 20 का जो ट्रिगर पॉइंट है, तो जैसे मेरे राइस पैकेट्स 20 को टच करेंगे, कि 20 और 20 पैकेट से उससे कम का स्टॉक मेरे पास अगर अवेलेबल रहेगा, तो मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा एंड वो नया ऑर्डर रहेगा 100 पैकेट्स का। सो आपको दोनों सवाल के जवाब इसी में मिल गए कि ये हो गया हमारा वैन का आंसर, कि कब ऑर्डर करना है। लेट्स सपोज 20 पैकेट्स हो गए तब ऑर्डर करना है, एंड कितना ऑर्डर करना है, हाउ मच, हाउ मच वी नीड टू ऑर्डर, दैट इज 100। सो दोनों सवाल के जवाब आपको मिल गए कि कब ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है। इस लेवल को कहेंगे री ऑर्डर लेवल। ये जो मैंने बताया वैन, ये जो वैन का आंसर है ना, उसे कहते हैं री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल यानी कि कब फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, कब हमको फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया। तो हम जब स्टॉक खत्म होता है तो हम नया ऑर्डर करते हैं। तो हमें पता लगेगा, इस वाले सवाल के जवाब देके हमें पता चलेगा कि हमें अगला ऑर्डर कब करना है, व्हेन द राइस पैकेट्स रीचेस टू 20 पैकेट्स। ठीक है, तो एक समझ में आ गया कि ऑर्डरिंग सिस्टम क्या है, कब ऑर्डर देना है और कितना ऑर्डर देना है। चलिए अब बात करते हैं आपके रिसीविंग सिस्टम की। तो व्हाट्स एग्जैक्टली द रिसीविंग सिस्टम इज। रिसीविंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो, जो मटेरियल आप अपने गोडाउन में इन्वर्ट कर रहे हो, द इन्वर्टिंग सिस्टम, यानी कि रिसीविंग सिस्टम, कुछ रिसीव कर रहे हो आप सिस्टम्स में, मटेरियल रिसीव कर रहे हो। व्हेन द सप्लाई एंड डिलीवर्स मटेरियल्स, सबसे पहले आपको तीन चीजें करनी है, तीन काम करने हैं। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको काउंट करना है आइटम्स डिलीवर्ड। जो भी चीज़ आई है आपके, सपोज आपने 100 पैकेट्स का ऑर्डर दिया था, तो आपको काउंट तो करोगे कि कितने पैकेट्स मुझे एक्चुअल में डिलीवर हुए हैं।
टू अवॉइड द शॉर्टेज, आपको शॉर्टेज अवॉइड करना है, तो उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो मैंने ऑर्डर दिया था उतनी ही क्वांटिटी मुझे रिसीव हुई है या नहीं। ठीक है। देन सेकंड इज द चेक द क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ मुझे क्वालिटी भी चेक करनी है। लेट्स सपोज मैंने राइस का ऑर्डर दिया था, लेट्स सपोज मैंने अ, रजवाड़ी, सपोज रजवाड़ी तो नहीं, कॉलम या कोई भी टाइप का मैंने राइस का ऑर्डर दिया था, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्रांड का मैंने ऑर्डर दिया था, तो क्या जो क्वालिटी है क्या सेम वही क्वालिटी है जो मैंने ऑर्डर की थी। तो वी हैव टू चेक द क्वालिटी, क्वालिटी चेक करनी है कि क्वालिटी कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं एक्सपायर्ड चीज़ें तो नहीं बेच दी मुझे उसने, किसी ने, जो वेंडर से हमने परचेज किया है। सो उतनी चीज़ें हमें चेक करनी है। सबसे पहले क्वांटिटी चेक करनी है कि एग्जैक्टली वही क्वांटिटी मुझे ऑर्डर में मिली है, एंड देन क्वालिटी भी चेक करनी है कि एग्जैक्टली जो मैंने ऑर्डर किया था वही क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिला है या नहीं। और अगर हमें लगता है कि हाँ, वी हैव रिसीव्ड राइट क्वांटिटी विथ राइट क्वालिटी, तो हमें उनको गुड्स रिसीव नोट बना के देना है। देन वी कैन इशू द गुड्स रिसीव्ड नोट। अब ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमें इतने गुड्स का ऑर्डर दिया था, उसमें हमने इतने गुड्स रिसीव किए हैं। लेट्स सपोज हमने 100 का ऑर्डर दिया था एंड वी रिसीव द 100 क्वांटिटी। इन केस अगर हमने 90 क्वांटिटी भी रिसीव की तो हम 90 क्वांटिटी का गुड्स रिसीव नोट देंगे, नॉट फॉर द हंड्रेड्स, बिकॉज वी एक्चुअली व्हाट वी एक्चुअली रिसीव्ड, वी आर इशूइंग गुड्स रिसीव नोट, यानी कि सामने वाले को कंफर्मेशन दे रहे कि हमने इतने गुड्स या इतनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने रिसीव की है, तो वी विल इशू दैट नोट। नोट इज इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो हम उनको डॉक्यूमेंट देंगे कि हमने इतनी क्वांटिटी रिसीव की है एंड किस तरह की उसकी क्वालिटी है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर मेंशन इन द गुड्स रिसीव नोट। सो ये हो गया हमारा सिस्टम अबाउट द रिसीविंग मटीरियल्स। तो ये हो गया हमारे रिसीविंग करने को एक सिस्टम हमने बना के कि ये सिस्टम से हमें काम करना है फॉर द इनकमिंग मटीरियल्स इन अवर गोडाउन और फैक्ट्री। चलिए अब बात करते हैं इशूइंग सिस्टम। व्हाट्स द इशूइंग सिस्टम इज, इशू करना मतलब आपको फैक्ट्री से बाहर निकालना, यानी कि आपको जो भी गुड्स है या तो आप फैक्ट्री से प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो या तो आप डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यानी कि कस्टमर का हम ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। तो जब भी हमारे गोडाउन से या हमारे फैक्ट्री से हमारे जो मटेरियल्स है वो बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ द गोडाउन, देन वी कैन इशू द मटेरियल्स। सो उसे कहते हैं इशूइंग सिस्टम। दिस इज अबाउट गिविंग मटेरियल्स टू प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को मटेरियल दे रहे हैं। व्हाट इज द मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं प्रोडक्शन को फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। For example, when the kitchen staff needs 5 kg flour, they fill a requisition form. So a requisition form is one kind of form. उनको एक फॉर्म फिल करके देना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक्चुअल में 5 kg फ्लोर चाहिए। नाउ हु विल रिक्वेस्ट दैट, द किचन स्टाफ, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल रिक्वेजिशन फॉर्म वो फिल करेंगे रिक्वेजिशन फॉर्म, और इसको देंगे द स्टोर कीपर को, जिसके कस्टडी में आपका जो रॉ मटेरियल होगा। the storekeeper who the storekeeper is the who actually maintains the stock, who actually store the things, the raw materials actually. So वो अब क्या करेगा, स्टोर कीपर के पास उनको रिक्वेजिशन फॉर्म मिलेगा, एंड दैट रिक्वेजिशन फॉर्म को अगर वो ऑथराइज है ऑब्वियसली, तो रिक्वेजिशन फॉर्म को देख के नाउ द स्टोर कीपर विल इशू द 5 kg एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स। फिर वो अपना रिकॉर्ड्स अपडेट करेगा कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा था, उसमें से मैंने 5 kg का जो फ्लोर है वो मैंने किचन डिपार्टमेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको मैंने भेज दिया। ये होता है इशू करने का रिकॉर्ड्स। तो ये सिस्टम हो गई कि सबसे पहले अगर किसी को मटेरियल्स चाहिए तो उनको पहले रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, टू द स्टोर कीपर, एंड स्टोर कीपर विल इशू द मटेरियल्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली। तो उसके पास 5 kg का मटेरियल होना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर अवेलेबल है तो ही विल इशू, अगर अवेलेबल नहीं है तो ही विल रेज अगेन, तो वो फिर परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट रखेगा टू द मैनेजमेंट और टू द परचेज टीम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है कि एग्जैक्टली हमें रॉ मटेरियल को है वो किस तरह से हमें रिसीव करना है, किस तरह से इशू करना है, किस तरह से हमें बैलेंस करके चलना है। सो ऑर्डर कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, एंड देन इशू कैसे करना है, ये तीन सिस्टम होती है मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, कंफर्म। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमें कुछ चीज़ें पता करनी होगी, हमें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करनी होगी, ताकि हमारी जो मॉनिटर हम यानी कि हमारा जो फिजिकल इन्वेंट्री है और बुक इन्वेंट्री है वो दोनों मैच रहे, मैच हो जाए। फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक्चुअल काउंट, कि एक्चुअल मेरे गोडाउन में यानी कि मेरी फैक्ट्री में कितना स्टोर पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। एंड बुक इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हम
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं कि इतना कुछ मेरे पास बैलेंस था, इतना मेरे पास परचेज किया एक्स्ट्रा, एंड मैंने कितना कुछ चीज़ें जो है मैंने किसी को इशू कर दिया, सेल्स कर दी। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो एक्चुअल अकाउंट भी होगा, एंड द सेकंड इज थिंग इज कि मेरे अकाउंटिंग में भी वो रिकॉर्ड अपडेट होते जाएंगे। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो सकती है। तो दोनों चीज़ों को कंफर्म करना है कि जितना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, क्या उतना ही फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है, या फिर जितना फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है, क्या उतने की रिकॉर्ड की एंट्री मेरे पास मिल रही है, सभी एवरीथिंग इज फाइन। चलिए देखते हैं वाई। सबसे पहला सवाल है कि वाई वी नीड टू कंट्रोल द प्रोसीजर्स फॉर टू मॉनिटर द फिजिकल एंड बुक इन्वेंट्री। एग्जैक्टली ये प्रोसीजर हम क्यों लगा रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज टू अवॉइड द थेफ्ट, स्पॉइलेज, एरर्स एंड इनकरेक्ट एंट्रीज। सो आपको चोरी से बचना है, आपको अवॉइड होना है, चोरी नहीं होनी चाहिए, स्पॉइलेज यानी कि लीकेज नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए चीज़ें, एरर्स नहीं होने चाहिए वाइल रिसीविंग, कुछ कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल हमने मिस ना कर दिया होना चाहिए एक्चुअल अकाउंट में, या फिर कोई इनकरेक्ट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर। सो इन सभी चीज़ों से ना आपको दूर रहना है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स अपने डिपार्टमेंट में, अपने जो भी एंटरप्राइज है वहाँ पे आपको फिक्स करनी पड़ेगी। तो these are the कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो आपको कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, यानी कि प्रोसीजर आपको स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी, सेट करनी होगी। चलिए, फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब होता है द एक्चुअल काउंट ऑफ द आइटम्स इन द स्टोर, जो स्टोर में एक्चुअल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक अपने पास अवेलेबल है। फिजिकली चेकिंग 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ऑन द शेल्फ, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई शेल्फ है जहाँ पे आपके 50 पैकेट पड़े हुए बिस्किट्स के, तो द एक्चुअल में जो पैकेट्स आर अवेलेबल इन योर शेल्फ, दैट इज योर एक्चुअल इन्वेंट्री या फिजिकल इन्वेंट्री यू कैन से। देन लेट्स अबाउट बुक इन्वेंट्री। सो व्हाट्स एग्जैक्टली द बुक इन्वेंट्री इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो अमाउंट मेंशन हो रहा है कि इतने रुपए का मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर में हो सकता है, या स्टॉक कार्ड्स, जो आपके पास बीन कार्ड्स या स्टॉक कार्ड जो हम मेंटेन करते थे पुराने जमाने में, अभी भी कुछ जगह पे होते हैं। तो स्टॉक्स कार्ड में जो भी आपके पास एंट्री पड़ी हुई, तो उसके हिसाब से आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक हमने रिसीव किया, कितना ऑलरेडी ओपनिंग में था, एंड देन कितना हमने इशू किया है किसी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो मेरे पास कुछ ना कुछ बैलेंस पड़ा होगा। सो दैट्स अवर बुक इन्वेंट्री, दैट्स इट। फिर आपको कंट्रोल टेक्निक्स क्या यूज़ करनी है? तो आपको टोटल 4 टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको 4 टेक्निक बताई गई है। इन टेक्निक से आप इन दोनों को ना हमेशा मैच रख सकते हैं। एवरी टाइम यू नीड टू मैच। मैच यानी आपको रिकनसाइल करना है, नथिंग लाइक दैट। रिकनसाइल करना है आपको। रिकनसाइल यानी कि दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, जहाँ बुक में जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें आपके एक्चुअल में भी होनी चाहिए। चलिए बताते हैं कि व्हाट आर द कंट्रोल टेक्निक्स। सबसे पहले आपको रेगुलरली स्टॉक काउंट करते रहना चाहिए, रेगुलर स्टॉक काउंट होना चाहिए, वीकली या मंथली होना चाहिए। अगर आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू इन्वेंट्री है, या कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो जल्दी खत्म होने वाली है, यानी कि जल्दी जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल थिंग्स है, तो उसके लिए आपको ना साइकिल जो काउंट है वो वीकली या मंथली रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई इन्वेंट्री है नहीं, मतलब लाइक सपोज आप मंथली भी काउंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एनुअल काउंट तो हमेशा करना ही चाहिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट, कि साल के एंड में, ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड में होता है, तो वहाँ पे आपको साल में एक बार तो इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना ही चाहिए। तो दो प्रोसीजर हो गई, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल के लिए आप अलग सकते हो बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द एक्चुअली द इन्वेंट्री, कि उसकी वैल्यूशन क्या है। ज़्यादा वैल्यू की है तो ऑब्वियसली आपको वीकली मंथली में करना होगा। अगर कम वैल्यू की है एंड इतना नेग्लिजिबल, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो यू कैन मैनेज द एनुअल फिजिकल काउंट। सेकंड इज बिन कार्ड्स एंड स्टॉक रिकॉर्ड। आपको स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट करते रहना चाहिए। स्टॉक रिकॉर्ड क्या होता है? वो बताते हैं क्वांटिटी कितनी रिसीव की, कितनी इशू की, और कितनी बैलेंस अभी मेरे पास पड़ी हुई है। सो दैट इज अकाउंटिंग इन्वेंट्री, या हम कह सकते हैं इट इज अ बुक स्टॉक या बुक इन्वेंट्री। एंड द रिपोर्ट स्टॉक काउंट, ये हम फिजिकल इन्वेंट्री चेक करते हैं, ये हो गई हमारी एक्चुअल इन्वेंट्री, एक्चुअल स्टॉक। तो एक्चुअल स्टॉक वर्सेस बुक स्टॉक, वो हम दोनों को, हम एक्चुअल स्टॉक और बुक स्टॉक दोनों को मैच करेंगे। वी नीड टू रिकनसाइल बोथ ऑफ दिस। सो कंपेयर द बुक बैलेंस वर्सेस एक्चुअल काउंट, हम दोनों को मैच करना है। चलिए, उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखने होंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास, इन ऑर्डर टू अवॉइड थेफ्ट, स्पॉइलेज, एवरीथिंग। एंड लॉक स्टोरेज, आपको जो स्टोरेज एरिया है, जो स्टोर रूम है, उसको लॉक लगा के रखना है। ठीक है, और अगर लॉक लगा के रखा है तो उसकी जो लॉक की है, द की शुड बी लिमिटेड टू स्टाफ एक्सेस, यानी कि किसी एक ही पर्सन के पास होनी चाहिए।
एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थेफ्ट, एनी स्पॉइलेज, एनी एंट्रीज, मिस एंट्रीज, जो भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विल बी द ओनली वन पर्सन जिसके पास उसकी की है। सो इतनी प्रोसेस आपको रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दी थेफ्ट, स्पॉइलेज एंड एरर्स एंड इनकरेक्ट एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो इस तरह से आप अपना फिजिकल वर्सेस बुक काउंट जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए, नाउ we will interpret the entries and balances in material inventory account। so material inventory account क्या है, क्योंकि जब भी मटेरियल आएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे, यानी कि वी विल डेबिट द मटेरियल्स, एंड जब भी मटेरियल हम इश्यू करेंगे किसी को सो वी विल क्रेडिट द मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल लेस हो जाएगा। चलिए, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का अकाउंट बनाते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। डेबिट साइड में होगा मटेरियल्स इनकमिंग, यानी कि इन जो आ रहा है मटेरियल वो। क्रेडिट साइड में होगा मटेरियल्स आउटगोइंग, यानी कि जो जा रहा है वो टू द प्रोडक्शन। एंड बैलेंस विल बी द क्लोजिंग रिमेनिंग स्टॉक, यानी कि जो बैलेंस स्टॉक होगा, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारे स्टोर में पड़ा होगा, दैट इज द बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक। तो अकाउंटिंग इन्वेंट्री में फॉर एग्जांपल डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड, तो ओपनिंग स्टॉक विल बी द इन द डेबिट साइड बिकॉज इट हैज द एसेट। सो ओपनिंग स्टॉक लाइक 5000 था जिसमें हमने 10,000 परचेज किया, सो इट इज गोइंग टू 15,000। उसमें से हमने प्रोडक्शन को 7,000 दे दिया, तो रिमेनिंग विल बी 15 माइनस 7 हमने तो प्रोडक्शन में दे दिया, तो रिमेनिंग विल बी 8,000। सो दिस इज द 8,000 का स्टॉक जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। सो उसका फॉर्मूला बन गया ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इश्यूज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करना है, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें परचेज वैल्यू ऐड करनी है और क्लोजिंग यानी कि जो हमने इश्यू किया है इसी को वो माइनस कर देना है। सो यू विल गेट टू द क्लोजिंग स्टॉक। डन। चलिए, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग बफर। चलिए, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री, व्हाट्स द एग्जैक्टली ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री क्या है। थिंक ऑफ एवरीथिंग यू स्पेंड बिकॉज यू कीप द इन्वेंट्री। बिकॉज यू कीप द इन्वेंट्री, तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ा होगा, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को स्टोर करके रखा, आपने इन्वेंट्री रखी मतलब कुछ ना कुछ आपको खर्चा करना है। सो जो भी खर्चे आप कर रहे हो इन ऑर्डर टू कीप द इन्वेंट्री, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। कॉस्ट एवरी टाइम यू प्लेस एन ऑर्डर, जब जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको कॉस्ट इनकर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी चार्जेस, आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे, जब भी आप ऑर्डर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ते हैं। देन एडमिन पेपर वर्क हो सकता है, इंस्पेक्टिंग गुड्स, यानी कि आपको क्वालिटी चेकिंग करनी पड़ सकती है, तो क्वालिटी चेकिंग के लिए आपको कुछ पर्सन हायर करने पड़ सकते हैं जो कि एक्चुअल में क्वालिटी चेकिंग करके देंगे आपको। दैट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर के जो बंदे हैं, आपने किसी को हायर किया है ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस तो वो भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू आस्क फॉर द एक्सटर्नल एजेंसीज जो एक्चुअल में क्वालिटी को चेक करके देंगे आपको। एंड सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको सप्लायर की फैक्ट्री विजिट करना जाने पड़ सकता है कि एग्जैक्टली उनको शिपमेंट कैसे निकल रहा है, क्या एक्चुअल में उनका क्वालिटी चेक कैसे हो रहा है, दैट वी हैव टू चेक द विद द सप्लायर्स। सो सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन भी वहाँ पे आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन चारों चीज़ों में आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम यू ऑर्डर फूड ऑनलाइन यू पे डिलीवरी प्लस प्लेटफॉर्म चार्जेस। ऑब्वियसली आप सब लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते होंगे स्विगी जोमेटो। तो वहाँ पे आपको ना जितने का प्राइस होगा उतने से थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, और वो जो ज़्यादा पैसा है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिलीवरी एंड प्लेटफॉर्म चार्जेस, बिकॉज यू यूज द स्विगी एंड जोमेटो दे चार्ज प्लेटफॉर्म फी प्लस डिलीवरी चार्जेस बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन डिलीवरी आप करवा रहे हो एट होम और एट ऑफिस, तो वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। तो इतना जो है ये जो खर्चे हैं ये हो गए हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए, अब बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। व्हाट एग्जैक्टली द होल्डिंग कॉस्ट इज। होल्डिंग कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द मटीरियल्स, स्टोरिंग द मटीरियल्स यानी कि उसको स्टोर करना, आपको स्टोर करके रखने हो अपने गुड्स को, अपने कैरी करके रखा है गुड्स को, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा पे करना होता। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द स्टोरेज, आपने गोडाउन लेके रखा है तो उसका आपको रेंट पे करना होगा। इंश्योरेंस, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करके रखा है तो दैट इज अगेन द होल्डिंग और इन्वेंट्री कॉस्ट। देन स्पॉइलेज, अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई बिगड़ गई तो उनका भी जो खर्चा है वो भी आपका होल्ड करने का ही खर्चा होगा। ऑब्सोलेसेंस यानी कि वर्थलेस चीज़ें, दे आर फुली वर्थलेस, यू कैन से ऑब्सोलेसेंस मतलब पूरी चीज़ें थे अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, यू कैन से उसको आप भंगार में ही बेचोगे तो ही अच्छा है, ठीक है। दे आर द ऑब्सोलेसेंस वर्थलेस। देन कैपिटल टाइप कॉस्ट,
मनी स्टक इन द स्टॉक, यानी कि आपके पैसे फंस गए हैं स्टॉक के अंदर, आपने पैसा इन्वॉल्व किया, बट आपको बाद में पता चला कि हमने पैसा तो रख दिया, यानी कि अपने इन्वेंट्री यानी कि मटेरियल तो खरीद लिया, लेकिन वो मटेरियल जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर्ड स्टॉक आपने खरीद लिया। बाइंग टू मैनी ग्रोसरीज एंड दे एक्सपायर, बहुत सारी आपने ग्रोसरी खरीद ली और वो एक्सपायर हो गई, उनकी एक्सपायरी वैलिडिटी खत्म हो गई। सो दैट इज अगेन द कैपिटल टाइप कॉस्ट। सो इतना कॉस्ट जो है वो है हमारा होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं बफर इन्वेंट्री। व्हाट एग्जैक्टली द बफर इन्वेंट्री इज? बफर इन्वेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक केप्ट फॉर इमरजेंसीज। आपने कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रखे होते हैं। जस्ट लाइक यू कीप 10 एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर्स इन केस डिमांड स्पाइक्स। हॉस्पिटल बेस्ट एग्जांपल इसका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जब भी उनको इमरजेंसी डिमांड आती है ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ रिजर्वेशन करके रखते हैं। रिजर्वेशन इन सेंस कि वो कुछ स्टॉक को एक्स्ट्रा रखते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वो रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि कहीं पे अगर कुछ ज़्यादा ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ी, कोई ज़्यादा अचानक से कोई ज़्यादा पेशेंट आ गए जिनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। एंड दैट एक्स्ट्रा स्टॉक इज नथिंग बट द बफर इन्वेंट्री, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा हमने स्टोर करके रखा पहले फॉर द इमरजेंसीज। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द ईओक्यू। इसे हम ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो व्हाट्स द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज क्वांटिटी टू ऑर्डर दैट मिनिमाइजेज द टोटल कॉस्ट। मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी पे हम ऑर्डर करेंगे, कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे कि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि सबसे कम से कम कॉस्ट लगे और ऐसे हम इन्वेंट्री को ऑर्डर करें। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि रीऑर्डर लेवल कब होता है। ठीक है, तो हमने पहले दो सवाल पूछे थे कि रीऑर्डर लेवल कब करना है, यानी कि कब ऑर्डर देना है एंड कितना ऑर्डर देना है। तो कब ऑर्डर देना है उसका हम देखेंगे। अब आपको देखना है कि कितना ऑर्डर देना है, एग्जैक्टली व्हाट द ईओक्यू इज, सॉरी द कितना ऑर्डर देना है, यानी कि बैन। इसका जो आंसर है ना आपको मिलेगा, बैन का आंसर यहाँ पे मिलेगा द ईओक्यू में, यानी कि आपको कब ऑर्डर देना है जब आपका ईओक्यू आएगा। ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कब आपको वापस से ऑर्डर देना है, तो कितनी ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी तब आपको ऑर्डर देना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं, इसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला इज? चलिए ईओक्यू का फॉर्मूला है टू मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर रूट, ऑल अंडर रूट। चलिए एनुअल डिमांड यानी कि पूरे साल भर की जो भी डिमांड है आपकी उसको मल्टीप्लाई करना है टू से, मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर कॉस्ट से, कि एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना है आपका। सो एवरी टाइम यू ऑर्डर यू हैव टू इनकर सम ऑर्डर कॉस्ट। डिवाइड करना है हमको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, हर एक यूनिट को होल्ड करने का कितना स्टॉक है, कितना कॉस्ट है, वो हमें डिवाइड करना है एंड वी विल जो भी उसका आंसर आएगा हम उसको अंडर रूट में रखेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एनुअल डिमांड इज 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट। चलिए ईओक्यू को देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, व्हाट इज द 10,000, दैट इज एनुअल डिमांड, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर, डिवाइड बाय 2 रुपीज पर यूनिट है तो 2 रुपीज ही रखेंगे। तो डिवाइड करना है हमें 2 रुपीज, बिकॉज इस कॉस्ट पर यूनिट था। ठीक है, तो 2 को हम डिवाइड में रखेंगे एंड व्हाट वी विल गेट एग्जैक्टली 10 million, वी विल अंडर रूट इट, सो वी विल गेट द एग्जैक्ट ईओक्यू दैट इज 1000। तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 रुपये का आपको ऑर्डर देना है। कितना ऑर्डर देना है? 1000 रुपये का। इसका इंटरप्रिटेशन होता है ऑर्डर 1000 यूनिट्स ईच टाइम, हर बार आपको 1000 रुपये का ऑर्डर देना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको अगर ऑर्डर देना है तो आपको 1000 रुपये का जब ऑर्डर देंगे तो इसमें ना आपका कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम कॉस्ट आएगा। यू विल इनकम द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट लगेगा अगर आप 1000 रुपये का ऑर्डर देते हो, 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर देते हो तो 1000 क्वांटिटी का आपको ऑर्डर देना है ईच टाइम। तो इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से निकलता है। तो आपको एक सवाल का जवाब मिल गया कि आपको कितना ऑर्डर देना है, कितना यानी कि हाउ मच क्वांटिटी यू ऑर्डर। ठीक है, कितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर देना है वो आपको पता चलेगा इस सवाल के जरिए। यानी कि इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा हाँ कि इतना ऑर्डर देना है, 1000 रुपीज 1000 क्वांटिटी का मुझे ऑर्डर देना है नेक्स्ट टाइम। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी व्हेन डिस्काउंट अप्लाइज।
जब डिस्काउंट अप्लाई होगा तो कितना ऑर्डर आप देखो, कितना ऑर्डर, कितने रुपए का, यानी कि कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर दोगे जब हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑब्वियसली कैसे, जब डिस्काउंट मिल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का हम ऑर्डर देंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा कॉस्ट कम लगेगा ना। चलिए देखते हैं कि व्हेन सप्लाई गिव डिस्काउंट फॉर बाइंग मोर, आपको ज़्यादा खरीदना है कि आप जितनी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे ना तो सप्लायर कुछ डिस्काउंट देते हैं, दैट इज इन द सेंस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम खरीदी करेंगे उतना ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिलेगा, इसे कहते हैं बल्क डिस्काउंट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। सो EOQ may no longer be the cheapest, so इस केस में EOQ will be the not the cheapest solution। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए स्टेप दिए गए। सबसे पहले आपको EOQ नॉर्मली काउंट करना है कि आप अगर आपने नॉर्मली, अगर आपने इतने रुपए के प्राइस है तो इतने रुपए के प्राइस के हिसाब से इतने का ऑर्डर आपने दिया, तो व्हाट्स द EOQ, मतलब कितना ऑर्डर करना है, वो आपको पता चल जाएगा। EOQ आपको पहले फाइन करना है, जो पहले हमने इस वाले पहले प्रोसीजर में देखा, EOQ की तरफ से फाइन करना है। देन कंसिडर द डिस्काउंट प्राइस रेंजेस, प्राइस रेंज। अब हो सकता है प्राइस रेंज ऐसी होगी कि आपको अगर 50 के क्वांटिटी से ज़्यादा, अगर आप इससे कम ऑर्डर देते हो तो नो डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कुछ होगा, 0% डिस्काउंट। अगर आप 50 के से ज़्यादा डिस्काउंट टोटल क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो दिस इज व्हाट अ प्राइस रेंज, कि प्राइस, सपोज अपनी प्राइस थी 50 रुपये की प्राइस थी, ठीक है, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो यहाँ पे 50 रुपये का प्राइस जो है 50 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे 45 रुपीज़ का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो 5 रुपये का आपको यहाँ पे फायदा है, लेकिन उसके लिए आपको 50,000 क्वांटिटी से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो इस केस में ना आपको 3 सिनारियो देखने हैं, ठीक है, हर एक कंडीशन, दो दो सिनारियो है। तो अगर सपोज आपने 50,000 से क्वांटिटी से कम का ऑर्डर दिया तो क्या प्राइस होगी, यानी कि तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा एंड होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, इन तीनों को कंप्यूट करना है। टोटल कितनी बार ऑर्डर करेंगे, देन कितना ऑर्डर करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट कितना रखेंगे, ये सब आपको टोटल चेक करना पड़ेगा। और दूसरा होगा कि अगर आपने 50,000 क्वांटिटी से ज़्यादा किया तो फिर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, फिर डिस्काउंट के हिसाब से फिर से ये तीनों चीज़ें वापस फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट इज द होल्डिंग कॉस्ट। फिर इन तीनों में से, यानी कि जो पहले वाले में आंसर आएगा जो भी होगा, दूसरा का आंसर आएगा जो भी होगा, उन दोनों में से वॉट एवर द चीपेस्ट, यानी कि जो लो का होगा, यानी जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, टोटल कॉस्ट जो भी कम होगा, वो हम चूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्राइस इज 10 रुपीज़, तो आपकी 10 रुपये की यूनिट प्राइस है। इफ यू बाय 2000 प्लस क्वांटिटी देन प्राइस ड्रॉप टू 9, अगर प्राइस ड्रॉप हो गई 9 से तो ईओ की विल नॉट बी लॉन्गर टू 2000, तो आपको 2000 से ज़्यादा का ऑर्डर देना पड़ेगा। समटाइम्स बाइंग मोर इवन एक्स्ट्रा सेव मनी, ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा आपका पैसा सेव हो सकता है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द ऑप्टिमल रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी जब डिस्काउंट अप्लाई होगा। चलिए अब बात करते हैं मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन इन्वेंट्री इज ग्रेजुअली रिप्लेनिश्ड। ऐसा कौन सा इन्वेंट्री कॉस्ट रहेगा, मिनिमम रहेगा, जहाँ पे मेरी जो इन्वेंट्री है ना वो ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रिप्लेनिश का मतलब पूरा होना, एवरीथिंग इज एडिंग टू समवन एल्स, एडिशन हो रहा है कुछ चीज़ों का, लेकिन एक साथ नहीं हो रहा है, नॉट इन द बल्क, इट इज ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे करके वो इन्वेंट्री बढ़ रही है। इट इज द ईओक्यूज कजिन, ये ईओक्यू का कजिन है। इट इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन रिप्लेनिश स्टॉक स्लोली, स्लोली स्लोली आपका जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा, नॉट एट वंस, एक ही बार में नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स पर डे बट यूजेस 150 पर डे। देखो प्रोडक्शन कितना किया, 200 का, लेकिन डेली अपने से 150 रुपये बेच पा रहे हैं, यानी कि जो एक्चुअल एक्चुअल डिमांड है वो 150 की, लेकिन आप प्रोड्यूस कर रहे हो 200। तो इसका मतलब एवरी डे आपको 50 क्वांटिटी जो है ना वो आपकी एक्स्ट्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दैट्स कॉल्ड ग्रेजुअली रिप्लेनिश्ड। स्टॉक ग्रेजुअली बिल्डअप इंस्टेड ऑफ अराइविंग एट फुल एट वंस, एक साथ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 50 क्वांटिटी आपकी हर दिन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए कितना मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, तो मिनिमम कॉस्ट कितना से होना चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है EPQ, इकोनॉमिक प्राइस क्वांटिटी। चलिए प्रोडक्शन क्वांटिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है 2DS, टू, तो 2 मल्टीप्लाई करना है, D फॉर डिमांड, S फॉर ऑर्डर कॉस्ट, या उसे सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं, सेटअप कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट आर द सेम, H यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, 1 माइनस D या फिर डिमांड डिवाइड बाय प्रोडक्शन, कितना डिमांड था एंड कितना प्रोडक्शन हुआ। सो डिमांड का अपना परसेंटेज निकालना है, व्हाट्स द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ डिमांड इज,
हमारे क्वेश्चन में, इस बारे क्वेश्चन में डिमांड एक्चुअली 150 रुपये की थी और हमने प्रोडक्शन किया था 200 का। दैट एग्जैक्टली 75%, यानी कि हम कह सकते हैं 0.75, 0.75, 1 माइनस 0.75 दैट विल राउंड 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे हम एच से, यानी कि जितना होल्डिंग करना है उतने होल्डिंग कॉस्ट विल बी मल्टीप्लाइड। तो इस तरह से हमें ईपीक्यू मिलेगा। और ये यूपीक्यू कब यूज करना है? व्हेन यू यूज दिस ईपीक्यू व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग योर ओन कंपोनेंट्स। आप खुद के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, बाहर से रेडीमेड स्टॉक नहीं ला रहे, आप खुद के कंपोनेंट्स बनाते जा रहे हैं, यू यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब। एंड रिप्लेनिशमेंट इज कंटिन्यूअस। ये जो मैंने बताया कि 50 रुपये यानी कि 50 क्वांटिटी जो है वो डेली की बढ़ती जा रही है, 50 क्वांटिटी एवरी डे इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीजिंग, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उस केस में आपको ये वाला प्रोसेस यूज करना है। चलिए अब बात करते हैं रीऑर्डर लेवल्स व्हेन डिमांड इन लीड टाइम इज कांस्टेंट। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन समझ लेते पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज द लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है कि आपने जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से लेके कब तक आपको ऑर्डर यानी कि जो रिसीव हो रहा है मटेरियल वो कब तक रिसीव होगा। एग्जैक्टली द टाइम गैप बिटवीन योर ऑर्डरिंग डेट टू द रिसीविंग डेट। जिस दिन ऑर्डर दिया वहां से लेके एक्चुअल में आपको कब रिसीव हुआ, उन दोनों के बीच में जो भी टाइम गैप है दैट इज द लीड टाइम। तो उसका एक फॉर्मूला बना है, लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिमांड, यानी कि कब आपको रीऑर्डर करना है, आपको रीऑर्डर कब करना है। ऑब्वियसली चलो एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज आपको पता है कि आज अगर मैं ऑर्डर दूं तो 4 दिन बाद ही मुझे उसका रिसीव यानी कि डिलीवरी मिलने वाली 4 दिन बाद। ठीक है। और अब मुझे लग रहा है कि मेरे कस्टमर्स डेली 50 का ऑर्डर देते जा रहे हैं, डेली 50 रुपये का 50 क्वांटिटी का मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है। 50 क्वांटिटी मुझे डेली मिल रही है, यानी कि ये जो है डेली डिमांड हो गई मेरी 50। हर बार कोई कस्टमर आएगा और बोलेगा मुझे 50 की क्वांटिटी चाहिए, क्या टोटल कस्टमर मिला के 50 की क्वांटिटी मुझे फुलफिल करनी है डे बाय डे। और लीड टाइम है, अगर आज मैं ऑर्डर देता हूँ तो वो 4 दिन बाद आएगा, लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक जीरो हो गया तो मुझे 4 दिन तक क्या रुकना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 4 डेज? क्या मैं कस्टमर को बोलूंगा 4 दिन बाद आना? वैसा तो नहीं होगा ना, बिजनेस लॉस में चला जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि स्टॉक अगर मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो 4 दिन बाद मिलेगा, तो इसका मतलब ये कि मुझे 4 दिन पहले से ऑर्डर देके रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा स्टॉक फुलफिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितना स्टॉक की क्वांटिटी डेली डिमांड कितनी है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल जो हमारा लीड टाइम है कि कितने टाइम बाद आएगा, तब तक का मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। वट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि मेरे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि मेरा लीड टाइम जो है ना, वो मैंने 4 दिन पहले का स्टॉक दिया था ना, वो 4 दिन कंप्लीट होने से पहले मेरा लीड टाइम यानी कि मेरा जो स्टॉक है वो रहे अभी मेरे मेरे पास। तो डेली डेली कोई कस्टमर आएगा और बोलेगा मुझे 50 क्वांटिटी चाहिए, तो ऐसे कितने दिन मैं चला सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तो 4 दिन मल्टीप्लाइड बाय 50, 200। तो इसका मतलब ये कि आज मैं चेक करूंगा गोडाउन में जाके तो मेरे पास 200 क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके मैं ऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 4 दिन लगने वाले हैं। और ये 4 दिन कैसे होंगे? हर दिन 50-50 क्वांटिटी कोई लेके जाएगा। देखो 4 दिन, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। पहला दिन आया कस्टमर 50 लेके गया, बैलेंस कितना होगा? 150। दूसरे दिन आया कस्टमर और 50 लेके गया, बैलेंस कितना होगा? 100। तीसरे दिन आया और कस्टमर 50 लेके गया, बैलेंस 50। चौथे दिन आया 50 ले गया, अब यहाँ पे मेरा क्वांटिटी हो गया 0। लेकिन फोर्थ डे के बाद मुझे पता है कि जो मैंने ऑर्डर दिया था, अब यहाँ पे मैं क्या होगा, वापस से रिफिल हो जाएगा ना। 200 का जो मैंने ऑर्डर दे के रखा था 4 दिन पहले, अब वो आ जाएगा ना चौथे दिन या फोर्थ फिफ्थ 5वें दिन। फोर्थ डे का लीड टाइम होता है, यानी कि फोर्थ डे तो मुझे मिल ही जाएगा। इसी दिन के एंड में मुझे 200 का जो क्वांटिटी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो मुझे वापस मिल जाएगा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू टू द सेम। फिर वापस यहीं पे डे 1, डे 2, डे 3। तो इसका मतलब ये है कि कब मुझे ऑर्डर देना है ये आपको पता चल गया। वैन द स्टॉक रीचेज 200 यूनिट्स, प्लेस द ऑर्डर। यानी कि जब मेरा स्टॉक का लेवल 200 क्वांटिटी होगा तब जाके मैं ऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्टॉक है वो अगले 4 दिन ही चलेगा। ठीक है। हर बार मेरा जो कस्टमर है वो 50 क्वांटिटी मुझसे लेके जा रहा है, और मुझे पता है कि 4 दिन का पहले मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं 200 का जो ट्रिगर पॉइंट है, 200 जैसे क्वांटिटी मेरी रीच होगी 200, आई विल प्लेस देन न्यू ऑर्डर। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर रीऑर्डर लेवल इज। चलिए अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इश्यूज,
कि हमको किस तरह से वैल्यू करना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को और रेशियोज को। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि है फीफो मेथड। नाम से पता चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ओल्डेस्ट आइटम्स यूज्ड फर्स्ट, यानी कि जो चीज़ पहले हमने खरीदी है या जो मटेरियल सबसे पहला है वो मटेरियल सबसे पहले हमको बेचना है, यानी कि हमको सबसे पहले उसको अपने गोडाउन से प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी स्टोर सेल्स ओल्ड मिल्क पैकेट फर्स्ट। सबसे पहले ग्रोसरी स्टोर वाले जो होंगे वो अपना पुराना मिल्क का पैकेट होगा वो सबसे पहले बेचेंगे, एंड देन द न्यू वन, बिकॉज इट वॉज द पेरिसेबल आइटम्स। ठीक। सेकेंड मेथड इज द लीफो मेथड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। वो कहता है कि न्यूएस्ट आइटम्स इशूड फर्स्ट। जो सबसे नई आइटम होगी, जो सबसे नया जो स्टॉक हमारे गोडाउन में आया है, जो हमारे प्रोडक्शन में आया है, वो सबसे पहला नया वाला जो होगा वो हम इशू करेंगे। बट दैट इज नॉट अलाउड इन IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो अलाउ नहीं करते लीफो मेथड। बट आपको इसे यूज़ करना पड़ता है PM कैलकुलेशन, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कैलकुलेशन में आपको यूज़ करना पड़ता है, जस्ट फॉर द कॉस्टिंग पर्पज। ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल, सैंड इन अ पिट, टॉप लेयर्स आर रिमूव फर्स्ट। सपोज आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट में गए, यू सी द, आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जनरली वहाँ पे क्या होता है कि जो भी रेत के बोरियाँ आती है तो वो एक के ऊपर एक आप लेयर्स बना के रखते हैं। ठीक है। फिर जब जिस दिन कंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअल में शुरू होता है ना, तो सबसे पहले आप कौन सी वाली बोरी उठाओगे, जो सबसे टॉप पे होगी, यानी कि जो लास्ट में रखी होगी वो पहले होगी, बिकॉज लेयर्स के ऊपर लेयर्स रखी जाती है ना, टॉप की बोरियां जो है वो एक के ऊपर एक रखी जाती है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू विल फर्स्ट पिकअप द, जो सबसे लास्ट में रखा गया होगा स्टॉक वो होगा, यानी कि सबसे नया वाला स्टॉक आप सबसे पहले उठाएंगे ना, बिकॉज ऐसा तो नहीं करेंगे कि सबसे पुराना वाला स्टॉक पहले से खींचेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अगर ऐसा करने जाएंगे तो सारी की सारी बोरियां हमारे माथे पे गिर जाएंगी। ठीक है। तो हमें ऐसा तो नहीं करना, तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम सबसे पहले नया वाला स्टॉक उठाएंगे, और जो नया वाला स्टॉक होगा वो सबसे ऊपर यानी कि टॉप लेयर पे रखा होगा ना। तो ये हो गया कि टॉप लेयर हम पहले रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में रखा गया उसको हमने सबसे पहले प्रोडक्शन में भेजा है। द थर्ड मेथड इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं उसको। ईच यूनिट इज वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। अब इसमें ना सभी को एवरेजिंग कर दिया गया है। एवरेजिंग का मतलब जितना नंबर ऑफ परचेज किया था डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने अमाउंट की परचेज थी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी परचेज की, दैट्स द एवरेज कॉस्ट। ठीक है। सो हमें एवरेज करना है। सो तीनों मेथड्स हमने समझ लिए कि तीनों मेथड्स एक्चुअल में है क्या। अब देखते हैं कि उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशन दिए, कुछ एग्जांपल दिए हैं, ताकि आप उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओ। चलिए, इलस्ट्रेशन है, आपने परचेज किए 100 यूनिट्स एट 10 रुपीज़, जो कि 1000 रुपीज़ का आपका टोटल परचेज कॉस्ट हुआ। फिर एक और नेक्स्ट 100 रुपीज़, 100 यूनिट्स आपने परचेज किया एट 12 रुपीज़ पर यूनिट, तो उसका मतलब 1200 रुपये के आपने परचेज किए। टोटल रुपये आपके हुए 2200 रुपये का आपका परचेज हुआ, टोटल परचेजेस, जिसमें आपकी 200 यूनिट्स आ चुकी है। इफ 120 यूनिट्स इशूड, यानी कि ये तो लेस होने वाला है, इशूड है मतलब हमने प्रोडक्शन में भेजा है, ये तो परचेज है, ये तो रिसीविंग मटेरियल है, दिस इज द रिसीव्ड मटेरियल, और ये इशूड मटेरियल है। तो रिसीव्ड माइनस इशूड, तो बचेगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, तो हमारे पास परचेज की डिटेल्स दी गई है और इशूड की डिटेल दी गई है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो होगा। चलिए, क्वांटिटी में बात करते हैं, तो अगर क्वांटिटी में बात करें तो आपके पास 100 + 100 यानी कि 200 क्वांटिटी अवेलेबल थी, परचेज आपने किए थे, जिसमें से 120 यूनिट्स जो है वो आपने इशू कर दी थ्रू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो व्हाट्स द रिमेनिंग इज 80 यूनिट्स, दैट इज योर बैलेंस स्टॉक। ये आपका स्टॉक पड़ा होगा, 80 क्वांटिटी है, नॉट द अमाउंट। चलिए, अब हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे। 80 स्टॉक है, 80 इज द क्वांटिटी, बट हाउ वी वैल्यू इन अमाउंट। चलिए, तो उसके लिए ना आपके पास तीन मेथड है, जो हमने यहाँ पे देखी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड देन एवरेज कॉस्टिंग। चलिए, सबसे पहले बताते हैं, इसी एग्जांपल को हम पहले फीफो मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द फीफो, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, बात करते हैं, इसमें आपको इश्यू भी देखना पड़ेगा, इश्यू यानी कि कितने का स्टॉक आपने प्रोडक्शन में भेजा है और कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, पहले बात करते हैं इशू की। तो अगर कितने इशू, इशू का मतलब कितना मटेरियल आपने भेजा है, हाउ मच मटेरियल यू सेंड, दैट इज 120। आपने 120 क्वांटिटी यानी कि 120 यूनिट्स भेजे हैं आपने
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उसमें से आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करना है। तो इसका मतलब जो पहले आया होगा वो पहले भेजेंगे। तो पहले कौन सा आया, 100 यूनिट्स ये आए होंगे, और उसके बाद 100 ये आए। लेकिन इसमें से हमने 100 पूरे भेज दिए, लेकिन क्या इसमें से पूरे भेज पाए? द आंसर इज नो। उसमें से हमने सिर्फ 20 यूनिट्स ही भेजे होंगे। इस तरह से आपका इसका 100 और इसका 20, इस तरह से आपका होता है 120 यूनिट्स आपने भेजे होंगे। और 80 रुपीज़ इज द 80 क्वान्टिटी इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें अगर इशू फाइंड करना है, तो हमें इशू के लिए क्या करना है, जो पहले कितना भेजा था 1000 क्वान्टिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट, दैट वाज 10 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ 10,000, सॉरी 100 यूनिट्स था क्या, सॉरी माई बैड, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ होगा। फिर हमने भेजा था 20 रुपीज़, नॉट द 100, बिकॉज हमने 100 तो खरीदा था, लेकिन प्रोडक्शन में कितना भेजा, इशू करना है, तो इशू का प्राइस होगा 12 रुपीज़। तो यहाँ पे हम करेंगे 12 रुपीज़, एंड दैट्स अराउंड 240। सो टोटल हमने इशू किया था 1240 रुपये का। ये था हमारा इशू। सो व्हाट वाज द क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी पता है, क्वांटिटी में तो पता है, बट व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन? क्वांटिटी इज, क्वांटिटी आपकी कितनी है, 80 है, मल्टीप्लाइड बाय, अब जो पुराना वाला स्टॉक जो है, ये वाला था 100 यूनिट्स, ये तो हमने भेज चुके हैं। तो बचा हुआ जो 80 होगा वो आउट ऑफ दिस 100 में से होगा, तो उसका कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़। सो 80 इंटू 12, एंड दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 960 रुपीज़। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 960 रुपये एज पर फीफो मेथड। तो इशू प्राइस भी आपको फाइंड करना है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग द फीफो, लिफो एंड एवरेज कॉस्टिंग, जिसमें से हमने फीफो मेथड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं लीफो की। तो अगर हम लीफो की मेथड यूज करें, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। सबसे पहले बात करते हैं इशू कितना किया होगा, व्हाट्स द इशू प्राइस। सबसे पहले हमने ये वाला जो 100 होगा, ये हमने सबसे पहले बेचा होगा, यानी कि प्रोडक्शन में दिया होगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज अराउंड 1200। फिर पुराना वाला जो होगा, ये जो 100 था उसमें से 20 हमने प्रोडक्शन में भेजा होगा, तो 20 इंटू 10, दैट इज अराउंड 200। तो 1400 विल बी योर इशू प्राइस। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ऑब्वियसली जो आपका स्टॉक होगा वो यूनिट तो उतना ही है, 80 यूनिट्स, क्योंकि 200 में से 120 यूनिट आप ही बेच पाए हैं, तो 80 यूनिट्स विल बी इन द क्लोजिंग स्टॉक। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा यूनिट होगा वो, क्या वो 10 रुपये वाला होगा वो, या फिर 12 रुपये वाला होगा? ऑब्वियसली नॉट, 12 रुपये वाला तो हो नहीं सकता, बिकॉज वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये तो हमने पहले इशू कर दिए, जो इशू कर दिए वो तो बैलेंस बचते नहीं ना। तो बैलेंस कौन से होंगे, ये वाले में से होंगे। तो 10 रुपीज़ आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 80, सो 800 रुपये जो होंगे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक, 800 रुपीज़ इज द क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया हमारे लीफो मेथड। चलिए अब बात करते हैं एवरेज कॉस्टिंग मेथड की। तो व्हाट एग्जैक्टली एवरेज कॉस्टिंग डू? सो एवरेज कॉस्टिंग में ना इज बेस्ड ऑन सिंपल मेथड। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है कि जितना भी हमने परचेज किया है सबका टोटल करना है। हाउ मच वी परचेज, 1000 प्लस 1200, दैट इज 2200 रुपये का हमने परचेज किया है। और कितना परचेज किया है, दिस वन 2200 का परचेज किया है, तो डिवाइड बाई 200, तो टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, डिवाइड कर दो, व्हाट्स द आंसर इज 11 रुपीज़। सो 11 रुपीज़ इज प्राइस पर यूनिट। और हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, यानी कि हमने कितने यूनिट्स प्रोडक्शन में इशू किए हैं, इशू इन्वेंट्री वाज 120 इंटू 11, सो दैट इज अराउंड 1320। ये हो गया हमारा इशू प्राइस, इशूड मटीरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कितना होगा, तो स्टॉक बैलेंस विल बी 80, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी 80, मल्टीप्लाइड बाई 11, हमें ऑलरेडी रेट पता है, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया एवरेज कॉस्टिंग। सो 880 रुपीज़ विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्लस इशू मटेरियल की कॉस्ट कितना है इशू करने का। सो इशू प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही इसी इन तीनों मेथड से हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स द वैल्यूएशन टेक्निक्स। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाम से पता चला होगा जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब जैसे ही इन्वेंट्री आई वैसे। चलिए इसके लिए ना आपको एक फिलोसॉफी याद रखनी पड़ेगी, इसका एक टेक्निक है। द टेक्निक इज, जो फिलोसॉफी का स्टेटमेंट है वो कहता है कीप द इन्वेंट्री एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल, यानी कि जितना कम हो सके कम से कम जीरो इन्वेंट्री रखो। जीरो इन्वेंट्री यानी कि स्टोर कुछ नहीं करना, जब ऑर्डर आएगा तब इन्वेंट्री मंगवाएंगे एंड तब उसको सेल करेंगे। दैट्स द
philosophy in the just in time inventory management. चलिए, for example, fast food restaurants like McDonald's cook only when a customer orders. तो ऑब्वियसली आपने मैकडॉनल्ड्स में विजिट किया होगा, तो मैकडॉनल्ड्स वाले क्या करते हैं, जब भी आपका ऑर्डर आएगा तभी वो कुकिंग करेंगे, तब वो पेटीज जो ऑलरेडी होंगे पास होगा, उसको आप वो उसका कुकिंग जो प्रोसेस है वो तभी करेंगे। एट द सेम टाइम व्हेन यू ऑर्डर समथिंग वॉट एवर यू ऑर्डर, तब जाके वो आपका ऑर्डर फुलफिल करते हैं। उनके पास पहले से रेडीमेड बनाया नहीं होता। तो ये है हमारा जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट, कि रेडीमेड चीज़ हमको कहीं नहीं बेचनी। वेन एवर वी रिसीव द कस्टमर ऑर्डर, देन वी विल मेक द प्रोडक्शन एंड देन वी विल सेल इट टू हिम। तो ये कंसेप्ट कहता है जस्ट इन टाइम। चलिए देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहला तो नो बफर इन्वेंट्री। ऑब्वियसली बफर इन्वेंट्री को हम तो नॉर्मल इन्वेंट्री भी नहीं रखते हैं। तो बफर इन्वेंट्री क्या मतलब, यानी कि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं रखनी। एक्स्ट्रा तो क्या, हम तो ओरिजिनल इन्वेंट्री जो है वो भी नहीं, रेगुलर इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करते। वी यूज जस्ट इन टाइम, जीरो या मिनिमम इन्वेंट्री। स्मॉल फ्रीक्वेंट डिलीवरीज करते हैं, छोटी छोटी डिलीवरीज करते हैं, बल्क में ऑर्डर नहीं लेते। छोटी छोटी डिलीवरी से आप आराम से कस्टमर को आपका जो भी ऑर्डर है वो फुलफिल कर सकते हैं। जीरो वेस्ट एंड जीरो स्टोरेज, आपको वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, स्टोरेज भी बहुत ही कम लगेगा आपको। हाई क्वालिटी सप्लायर रिलेशनशिप, इसके लिए ना आपके पास आपके सप्लायर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए और मेंटेन भी होते हैं इस तरह से, बिकॉज सप्लायर नो कि आपका ऑर्डर तो है ना जब भी आएगा तब आएगा ही, बिकॉज जब भी डिमांड आएगी तब आपका ऑर्डर आएगा ही। सो दैट उसके लिए सप्लायर के साथ रिलेशन, यानी कि वेंडर के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए, और वो अच्छे रहते हैं इन दिस जस्ट इन टाइम केस। चलिए देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो है लोअर होल्डिंग कॉस्ट। इसका होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम है, बिकॉज आपके पास इन्वेंट्री है ही नहीं, मिनिमम है या तो जीरो इन्वेंट्री है, तो उसको होल्ड करने का कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला। देन लेस स्पेस रिक्वायर्ड, आपको इसमें जगह भी की भी जरूरत नहीं है। ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर ही नहीं रखेंगे तो उसका ना तो होल्डिंग कॉस्ट रहेगा, ना तो स्पेस की भी जरूरत नहीं रहेगी। एंड फ्रेश मटेरियल्स आपको हम कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश मटेरियल आपको मिल सकता है। जिस दिन ऑर्डर किया उसी दिन हमने प्रोडक्शन किया, उसी दिन हमने सेल आउट किया। तो ये बेनिफिट्स है कुछ जस्ट इन टाइम के, लेकिन कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आपका सप्लायर फेल करता है, यानी कि अपना सप्लायर जो है वो कमिटेड टाइम पे राइट डिलीवरी नहीं करता, तो उस केस में ना आपका प्रोडक्शन बंद हो सकता है। सपोज मैकडोनल्ड ने ऑर्डर दिया सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने बोला कि मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है, तो मैकडोनल्ड की दुकान बंद हो सकती है, बिकॉज कस्टमर तो वो चला जाएगा छोड़ के, बिकॉज ही डजेंट हैव द रिक्वायर्ड फूड। तो वो हो सकता है, यानी कि सप्लाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। अगर सप्लायर ने कहीं पे गलती कर दी, अगर उसने फुलफिल नहीं कर पाया अपना ऑर्डर, तो फिर हम कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड नो रूम फॉर डिमांड स्पाइक्स, अगर अचानक से कोई डिमांड बढ़ गई, सडन कोई डिमांड एक्स्ट्रा आ गई आपके पास, तो उसके लिए आपके पास ना कोई जगह नहीं बचेगी, यानी कि आपको जस्ट इन टाइम फिर अपना नहीं सकते उस केस में। बिकॉज जस्ट इन टाइम तो ये कहता है कि आपको स्टॉक ही मेंटेन नहीं करता, और अगर आप स्टॉक नहीं मेंटेन करोगे और अचानक से सडनली बहुत सारे स्टॉक की रिक्वायरमेंट आ गया, तो व्हाट विल डू, तो फिर हमें बल्क में कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी। तो ये जस्ट इन टाइम का केस जो है वो उसके अपोजिट चला जाएगा। तो इन दैट केस वी विल नॉट यूज द जस्ट इन टाइम सिनेरियो। सो दैट्स इट। सो ये हो गए हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर। सो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में इतने कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करने हैं। उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, उसमें कैलकुलेशंस लगेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ we will move to the practice questions as I promised, because this will be the session जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी बहुत ज़रूरत है। एंड हमारा अप्रोच यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिस भी करवाए साथ साथ, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम द conceptual clarity to calculation based questions. Okay, so let's see what are the kind of practical questions you need to solve in this concept or in this chapter. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, ईओक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड ऑफ 24,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपीज़ पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट 2 रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हाट्स द ईओक्यू फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन एच एंड अंडर रूट। So this is the exact formula of EOQ, how we can find out the EOQ. So let's solve it. D for demand. What's the annual demand is 24,000. As for ordering cost या setup cost कहते हैं उसको,
so it is 150 per order. So it is 150 multiplied by holding cost, it is 2 rupees per unit, so divided by 2. And if you will solve this, you will get 2 into 24, that is around 48,000 into 150. Actually, let's use a calci. To multiplied by 24,000 multiplied 150, 72 lakhs divided by 2, so that is comes to around under root 36 lakhs. And if you solve it, 36 lakh under root, so what will be the final answer? That final answer will be 1897.36. so that's give 1897 point something. So what's the closest answer is? Here it is, answer C, 1897 units. So this is your EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्लियर? चलिए, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है. कहीं कहीं पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी यूज करनी है, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला यूज करने होंगे. चलिए, नेक्स्ट इज अ फर्म परचेजेस 12,000 यूनिट्स पर ईयर at 10 rupees each. EOQ is 1000 units. Ordering cost is 100 per order. Holding cost is 150 per unit. चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? तो चलो सबसे पहले ना ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है देखते हैं. ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है हर बार हम जितना नया ऑर्डर देते हैं तो उसके रिलेटेड मुझे या तो डिलीवरी चार्जेस होंगे या तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा होगा ऑन अकाउंट ऑफ दी ऑन फॉर दी ऑर्डरिंग समथिंग. ऑर्डर करने का कॉस्ट है, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इन्वॉल्व कहाँ होगा, कितना होगा, 100 रुपीज़ पर ऑर्डर. लेकिन यहाँ पे तो पर ऑर्डर दिया है, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी विल ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर ईयर. तो यहाँ पे आपको देखो डिमांड दी हुई है और ये एनुअल डिमांड होती है, दैट यू नो पर ईयर दिया हुआ है. सो 12,000 यूनिट्स आप पूरे साल भर में एनुअल आपकी डिमांड है, तो आप उतना ही मंगवाओगे जितना डिमांड है. ठीक है. तो आपको ईओ की दिया हुआ है 1000 यूनिट्स, और ईओ का मतलब है कि कितना आप ऑर्डर करोगे, हाउ मच नंबर ऑफ क्वांटिटी यू विल ऑर्डर एट अ सिंगल टाइम. सो एक बार में हम कितना ऑर्डर करेंगे, 1000 यूनिट. तो ऐसा कितनी बार ऑर्डर करेंगे तब जाके हमारे पास एनुअल ऑर्डर क्वांटिटी डिमांड फुलफिल होगी. सो हमें करना है 12,000 डिवाइड बाई 1000, सो इट्स कम्स टू अराउंड 12 ऑर्डर्स. कैसे किया हमने, तो उसका एक फॉर्मूला बन गया. देखो फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ. जो भी हमारी पूरे साल की एनुअल डिमांड है, पूरे साल की जो डिमांड है, डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. बिकॉज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप कितने का ऑर्डर करोगे, कि हाउ मच यू विल ऑर्डर इन अ सिंगल टाइम. कि एक बार का ऑर्डर होगा उसमें आप कितने यूनिट्स की ऑर्डर दोगे. आप एक बार का ऑर्डर दोगे ना, 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दोगे, तो ऐसा कितनी बार ऑर्डर दोगे. सपोज आपने ऐसा 12 बार ऑर्डर दिया, 12 ऑर्डर्स, तो हो जाएगा आपका 1000 इंटू 12, दैट इज अराउंड 12,000. सो आपकी एनुअल डिमांड इस तरह से फुलफिल हो जाएगी. तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरे साल भर में 12 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी पूरे साल की रिक्वायरमेंट जो है वो एनुअल डिमांड फुलफिल होगी. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला भी हमने बना दिया. एग्जैक्टली हमें कहीं पे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी थिंक लॉजिकली. ये फॉर्मूला ऐसा याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, रट्टा मारने वाला फॉर्मूला नहीं. ये हमने बनाया है बिकॉज ऑफ वी थिंक लॉजिकली. ठीक है. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो यू कैन बिल्ड अप द फॉर्मूलाज बाय योर सेल्फ. चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि हम टोटल 12 ऑर्डर देंगे और उन्होंने बोला है कि एक ऑर्डर का कॉस्ट इज 100 रुपीज़ पर ऑर्डर. सो दैट मीन्स व्हाट्स योर ऑर्डर कॉस्ट इज 100 रुपीज़ पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 12 ऑर्डर, सो इट्स कम्स टू अराउंड 1200 रुपीज़. सो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1200 रुपये का. क्लियर. चलिए, इसी के अंदर ना यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट भी दिया है, बट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा गया है. लेकिन हम क्या करेंगे, हम होल्डिंग कॉस्ट भी ढूंढ के देंगे आपको, सो दैट यू नेवर मिस समथिंग एनीथिंग लाइक दैट.
ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ साथ ना हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना, होल्डिंग कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। व्हाट्स द होल्डिंग कॉस्ट इज। तो चलो, होल्डिंग कॉस्ट के लिए भी हम नया फॉर्मूला डेवलप करते हैं कि किस तरह से हमें होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे दिया है होल्डिंग कॉस्ट इज 1 रुपीज़ पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर। मतलब एक यूनिट ऑर्डर करेंगे तो 1 रुपये का हमको होल्डिंग कॉस्ट कंप्लीट करना होगा। तो हमारे पूरे साल का कितना हम ऑर्डर करेंगे, 12,000। लेकिन आप लॉजिकली सोचो कि क्या 12,000 हम एक साथ में ऑर्डर कर रहे हैं, और अगर साथ में ऑर्डर कर भी रहे तो क्या 12,000 पूरे साल भर 12,000 का एक ऑर्डर, यानी कि 12,000 का ही स्टॉक आपके पास अवेलेबल रहेगा? द आंसर इज नो। क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की तो हम यूज़ करेंगे ही प्रोडक्शन। ऐसा तो जरूरी नहीं कि साल के अंत में भी 12,000 है, एंड में भी 12,000। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इसका ना होल्डिंग कॉस्ट फाइंड कैसे करना है? तो होल्डिंग कॉस्ट के लिए ना हमें सबसे पहले करना है कि होल्डिंग स्टॉक कितना है। होल्डिंग स्टॉक 12,000 तो नहीं हो सकता, बिकॉज दैट्स द फुल ईयर एनुअल डिमांड। तो होल्डिंग स्टॉक आपको फाइंड करना है। तो होल्डिंग स्टॉक के लिए आपको करना है एवरेज स्टॉक यूज़ करना है। और एवरेज स्टॉक का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि उसको जो टोटल एनुअल डिमांड है डिवाइड बाय 2। तो इसका होल्डिंग स्टॉक का फॉर्मूला बन जाएगा आपका एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 2, 1/2 ऑफ द एनुअल डिमांड। वॉट एवर इज योर एनुअल डिमांड उसका आपको हाफ करना है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय योर होल्डिंग कॉस्ट। चलो, इस क्वेश्चन में आपका एनुअल डिमांड कितना है, 12,000। सॉरी, माय मिस्टेक। चलिए, एनुअल डिमांड नहीं, हम ये जो एनुअल डिमांड है ना, ये तो हम पूरे साल भर की देख रहे हैं। नॉट लाइक दैट। हमें एनुअल डिमांड का नहीं देखना, हमें देखना है ईओक्यू, बिकॉज वी हैव दैट ईओक्यू और हमने ईओक्यू कैलकुलेट भी किया हुआ है ना। तो ईओक्यू कहता है कि आपको एक बार में कितना ऑर्डर देंगे। और ऑब्वियसली केस ये है कि हम एक बार में अगर 1,000 का ऑर्डर दे रहे हैं तो वो कभी ना कभी लैप्स होने वाला है, यानी कि उसका जो स्टॉक है वो गिरते जाने वाला है। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड वेन एवर वी यूज। तो उस केस में क्या होगा, हमें फाइंड करना है होल्डिंग कॉस्ट। सो ई ओ क्यू डिवाइड बाई 2, नॉट द एनुअल डिमांड। सो ई ओ क्यू इज वॉट, 1,000 यूनिट्स। सो हमें करना है 1,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स, ये है आपका होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज़ पर यूनिट, बिकॉज ये तो यूनिट्स है ना, ये तो यूनिट्स में आपको आंसर दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। सो वैल्यू फाइंड आउट के लिए उन्होंने दिया है कि होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपया है, एक यूनिट को 1 रुपया। तो ऐसे हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, 500 रुपये होगी। बिकॉज एक बार ऑर्डर किया तो 1,000 का ऑर्डर था, तो वो 0 0 जाके खत्म होने वाला है। सो देखो, एवरेज इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या होना चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि हमने पहली बार ऑर्डर किया होगा 1,000 का। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम अज्यूम करेंगे कि सारी इन्वेंट्री हमने बेच दी, वट एवर वी सेल्स या प्रोडक्शन में दे दी, इशूड। सो डिवाइड बाई 2। सो 1,000 यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट इज। सो एवरेज इन्वेंट्री किस तरह फाइंड करनी है, ओपनिंग प्लस स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। सो दैट गिव्स you around 500 is the quantity, not the amount. So 500 is the quantity, मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 रुपया आपको होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है। सो उसका आंसर हो जाएगा 500 into 1, and that is your 500. So holding cost will be 500 rupees as well. So हमने एक ही क्वेश्चन में ऑर्डर कॉस्ट भी ढूंढा, ऑर्डर कॉस्ट भी फाइंड, एंड देन वी फाइंड आउट द व्हाट एग्जैक्टली द होल्डिंग कॉस्ट इज। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बफर इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। डेली डिमांड इज 80 यूनिट्स। लीड टाइम, देखो लीड टाइम का क्वेश्चन आया है। लीड टाइम मतलब ऐसा टाइम जब मैं ऑर्डर दूँ तब से लेके मुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा। वी हैव टू वेट फॉर द रिसीविंग द इन्वेंट्री। तो उतना टाइम है 5 दिन का, यानी कि 5 दिन आपको रुकना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर दोगे तब से लेकर 5वें दिन आपको स्टॉक मिलने वाला है। एंड सेफ्टी स्टॉक यानी कि बफर स्टॉक, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी, दैट इज 100। तो आपको पूछा जाएगा कि री ऑर्डर लेवल क्या होगा, यानी कि आप फिर से जब ऑर्डर दोगे तो वो ऑर्डर कब दोगे, कितना इन्वेंट्री आपके पास होगा तब जाके आप वापस से नया ऑर्डर दोगे। तो वी हैव फाइंड आउट, हमें हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है। लॉजिकल आंसर देखो कि देखो डिमांड, मेरे पास डेली की डिमांड आएगी 80, तो 80 यूनिट्स की, और 5 दिन पहले मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। तो 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 दिन, तो वो हो जाएंगे 400।
400 की क्वांटिटी में जैसे रीच होगा वैसे मैं ऑर्डर दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बफर स्टॉक भी दिया है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, तो वी हैव टू ऐड 100, दैट्स गिव्स यू अराउंड 500। जैसे मेरा 500 का स्टॉक बनेगा तो उसमें से 100 का स्टॉक तो मैं सेफ्टी स्टॉक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्टॉक, तो वो तो मुझे इमरजेंसी में चाहिए। 500 में से 100 तो मेरा सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है, वो तो हम साइड पे रखेंगे। बचा हुआ जो 400 है वो मुझे रीऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली 100 भी हमारा खत्म हो गया होगा ना, यानी कि एग्जैक्टली वॉट 500 का मुझे ऑर्डर देना है, तब जाके 500 लेवल का जब ऑर्डर आएगा, यानी कि मेरा जो स्टॉक है वो 500 पे रीच होगा, खत्म होता होता 500 पे आया, तब जाके मैं नया ऑर्डर दूंगा। इसका जवाब है व्हेन वी ऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब होता है हम कब ऑर्डर करेंगे, कितना ऑर्डर करेंगे वो हमें पता चलेगा ईओक्यू के क्वेश्चन में। ईओक्यू का जो पता होगा या इसका ईओक्यू का जो भी आंसर आएगा वो बताएगा कि हमें कितना ऑर्डर देना है, और रीऑर्डर का हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें कब ऑर्डर देना है। हमें कब ऑर्डर देना है, जब 500 का लेवल रीच होगा, स्टॉक जो है वो 500 या 500 से नीचे जाने लगेगा, तब हम नया ऑर्डर देंगे। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, तो आंसर इज 500। नेक्स्ट, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 8000, परचेज आपने किया है 20000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6000। व्हाट इज द मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, हमने कितना भेजा होगा, ऑब्वियसली उसके लिए आपको पास फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इज 8000 प्लस 20000, 28 माइनस 6 दैट इज 22, तो 22,000 आपने प्रोडक्शन में भेजा होगा। चलिए, वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं फीफो वैल्यूएशन के ऊपर, हमको एक क्वेश्चन दिया है। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एट 200 यूनिट्स, 5 रुपये का था वो एक स्टॉक। परचेज हमने 300 यूनिट्स किए थे जो कि 6 रुपये के हिसाब से किए थे, और हमने इशू किया है 350 यूनिट्स। तो चलिए कैसे क्वेश्चन, किस तरह से हमको टोटल का आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट द वैल्यू ऑफ इशू यूजिंग द फीफो, हमें ढूंढना है सिर्फ इशू प्राइस कि कितने का मटेरियल हमने इशू किया होगा। तो इशू के लिए हमें क्या किया होगा, हमने टोटल कितने इशू किए, 350 यूनिट इशू किए, टोटल कितने थे 200 प्लस 300, यानी कि टोटल हमारे पास यूनिट्स थे 500, उसमें से 350 इशू किया। हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है इशू कितना है। तो इशू के लिए हमने फीफो मेथड यूज करना है, तो फीफो में सबसे पहला जो होगा ये होगा, तो हम करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट्स गिविंग अराउंड 1000। देन अगला जो 300 है, उसमें से हम यूज कितना करेंगे, हमने एक्चुअल में 350 किया था ना, 200 हमने ऑलरेडी यूज कर लिए, तो बचे होंगे वो 150 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज अराउंड 900। यस, तो हम टोटल करेंगे, दिस इज द इशू प्राइस जो कि है 1900 रुपये। क्लियर। नाउ लीफो वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक 100 10 रुपीज़ का था, और 100 परचेज किया 12 रुपये के, और 150 इशू कर दिया। सो यूजिंग इशू, लिफो लिफो यूज करके हमें इशू इशू वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पे भी इशू करना है, हाउ मच भी इशूड 100 वाले, ये नहीं, हमको लिफो ढूंढना है ना, तो लिफो के सबसे पहले ये हमने जो परचेज किया होगा लेटेस्ट वन, वो हमने सेल आउट किए होंगे, वो हमने प्रोडक्शन में बेचे होंगे, तो हमें करना है था 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो चलिए अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12, दैट इज अवर लेटेस्ट इन्वेंट्री, जो कि लेटेस्ट इन्वेंट्री है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज लेटेस्ट इन्वेंट्री में से हमें लिफो का मेथड तो यही बताता है कि लेटेस्ट इन्वेंट्री में से हमें इशू करना चाहिए। देन ये तो हो गए 100, लेकिन हमने इशू कितने दिए थे 150, तो इसमें से 50 होंगे, सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज अराउंड 500, एंड योर इशू कॉस्ट विल बी 1700, टोटल कर दो, द इशू प्राइस विल बी 1700। चलिए नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्टिंग का वैल्यूएशन है। ओपनिंग इज गिवन, स्टॉक दिया है, परचेज इज 0 यूनिट्स, चलिए 4 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़ है, 200, सो परचेज ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है 200 यूनिट्स का, 4 रुपीज़ का था वो 200 यूनिट्स, परचेज दिया है 300 यूनिट्स इंटू 100 6 रुपीज़, इशू किए थे 250 यूनिट्स, तो 500 यूनिट में से 250 यूनिट्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, और हमें ढूंढना है इशू प्राइस यूजिंग एवरेज कॉस्टिंग। सो एवरेज कॉस्टिंग में आपको सबका टोटल करना है, व्हाट वी हैव परचेज, या ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग वाज गिवन 200 इंटू 4 दैट इज 800, परचेज उन्होंने किया है 300 इंटू 6 दैट इज 1800, दैट कम्स टू 2600 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेज किए थे 200 प्लस 300, यानी कि टोटल 500 थे,
तो हमें डिवाइड करना है 500 से, एंड व्हाट वी विल इशू, चलिए 2600 डिवाइड बाय 500, what we exactly get is 5.20, and this is per unit, this is per unit, average cost is per unit. So what exactly we have unit, हमें देखना है इशू कितना किया था, हमने इशू किया था 250 यूनिट्स, तो 250 का टोटल कर देंगे, सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 एंड विच कम्स टू अराउंड 1300, सो 1300 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन, लीड टाइम डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है। आपकी डेली डिमांड है 60 यूनिट्स, लीड टाइम इज 6 डेज, मतलब 6 दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और एक दिन का ऑर्डर आपको कस्टमर से आ रहा है 60 यूनिट्स का, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 60 यूनिट्स multiplied by 6 day, and that is your reorder level. What is that? 360. That's exactly simple. चलिए नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट बेस्ड EOQ डिसीजन। आपकी डिमांड है 10,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 रुपीज पर ऑर्डर होगा, होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस। अब यहाँ पे परचेज प्राइस के दो सिनारियो दिए आपको। फर्स्ट इज 50 रुपये की प्राइस होगी अगर आप 2000 से कम के ऑर्डर करते हैं तो, और अगर 48 रुपीज हो जाएगी अगर आपने 2000 से ज़्यादा की क्वांटिटी ऑर्डर की तो। सो यह दिस प्राइस इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, सो कंडीशनल प्राइस यहाँ पे EOQ इज ऑलरेडी गिवन टू इट 50 रुपीज़ की प्राइस पे हमने EOQ फाइंड आउट किया, दैट इज 632 रुपीज़ ऑलरेडी फाइंड करके दिया है हमको। सो विच ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमाइज द कॉस्ट, ऑब्वियसली द EOQ इज नॉट द आंसर, बिकॉज ये डिस्काउंट का मैटर है, और डिस्काउंट पे हमने क्या पढ़ा था कि जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो EOQ विल नो लॉन्गर बी चीपर, EOQ इज नॉट एप्लीकेबल। कब, जब डिस्काउंट वाला केस होगा तो ये डिस्काउंट वाला केस है, तो इसमें हम EOQ अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने वो तीन सिनेरियो देखे थे कि हमें अलग अलग सिनेरियोज में हमें तीनों ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, वो तीनों का टोटल करना है, व्हाट्स द एग्जैक्टली टोटल प्राइस। तो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम EOQ पे ऑर्डर करते हैं तो सपोज हम EOQ पे ऑर्डर किया तो 50 रुपये आएगा, क्योंकि हमने 632 का ऑर्डर किया था, मतलब एक टाइम में सिंगल ऑर्डर हम कितने रुपए का, कितने यूनिट्स का देंगे, 632 यूनिट्स का हम सिंगल ऑर्डर देंगे। लेकिन अगर 632 का ऑर्डर देते हैं तो हमारे लिए प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपये, क्योंकि विच इज़ लेस देन 2000 यूनिट्स, तो हम 50 रुपये के प्राइस के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्राइस, यानी कि परचेज कॉस्ट, यू कैन से परचेज कॉस्ट कितना होगा, परचेज कॉस्ट हम सिंगल ऑर्डर दे रहे हैं, परचेज कॉस्ट तो उतना ही होगा जितनी की हमारा डिमांड है मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, annual demand multiplied by price, so that is around 10,000 multiplied by 50, so it is 5 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा परचेज कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, ऑर्डर कॉस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट के लिए हमें चाहिए हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी हैव टू ऑर्डर, कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है एनुअल डिमांड कितनी थी गिवन बाय EOQ, ठीक है। सो एनुअल डिमांड वाज 10,000, so let's do 10,000 divided by EOQ is given at 632, so 10,000 divided by 632, that exactly gives around 15.82 something, 15.82 इतने ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको, दिस मच ऑर्डर, ठीक है। और एक ऑर्डर देने का कॉस्ट आपको दिया हुआ है 200 रुपये, just multiplied into 200, your order cost will be around 3165, ये होगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए अब देखते हैं होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा। होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एट 10% ऑफ द परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस तो हमें पता है क्योंकि हमने 632 के ऑर्डर दिए थे, तो परचेज प्राइस विल बी 50 रुपीज़, तो 50 इंटू 10,000 यूनिट्स, उसके हिसाब से हमें कितने का डिस्काउंट मिला होगा, होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा हमारा। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट के लिए तो हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, और एवरेज इन्वेंट्री हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, EOQ की ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 एवरेजिंग मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कॉस्ट कितना है 10% ऑफ द परचेज प्राइस,
10% इन परचेज प्राइस इज 50, सो ये हो जाएगा हमारा होल्डिंग कॉस्ट 632 डिवाइड बाई 2, दैट इज अराउंड 316, 316 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10% ऑफ 50, सो 316 इंटू 5, 1580, 1580। सो आपको टोटल करना है आप सबका, किसका, जो ऑर्डर कॉस्ट है जो कि है 3165, होल्डिंग कॉस्ट इज 1580, एंड ये 5 लाख रुपए की परचेज कॉस्ट। सो आपको टोटल करो एंड यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज 1580 प्लस 3165 प्लस 5 लाख रुपीज, सो दैट comes to around 504745, 504745। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस सिनेरियो। देखो यहाँ पे वर्किंग थोड़ा लेंदी हो सकता है, बिकॉज ये तो हमारा ईओक्यू में है तो है, लेकिन व्हाट इफ वी डू द 2000 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम 2000 क्वांटिटी की अगर ऑर्डर देते हैं ना, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट कम हो सकता है, बिकॉज हमें डिस्काउंट मिल सकता है, 2 रुपये का पर यूनिट डिस्काउंट मिल सकता है ना। तो हम वापस से वही सेम चीज़ करेंगे, हम वापस से दूसरा सिनारियो जो कि डिस्काउंट वाला सिनारियो है वो काउंट करेंगे। तो उसमें परचेस कॉस्ट कितना होगा, 48 रुपीज़ का होगा इस बार। तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 रुपीज़, दैट विल अराउंड 4,80,000। ठीक है, फिर ऑर्डर कॉस्ट करते हैं। अब इस बार नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, एनुअल डिमांड इज 10,000। यहाँ पे ईओ की था, लेकिन हम ईओ की पे ऑर्डर नहीं दे रहे, हम दे रहे 2,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,000। तो इसका मतलब हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी हैव टू गिव 10,000 डिवाइड बाय 2,000, यानी 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे साल के। तो 5 ऑर्डर और एक ऑर्डर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, दैट इज 200। तो ये हो जाएगा 1,000 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको चाहिए, हमने सिंगल ऑर्डर कितने का क्वांटिटी का दिया था, 2,000 का क्वांटिटी, डिवाइड बाई 2 यानी कि एवरेज करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 10% का होल्डिंग कॉस्ट है। अब इसके बाद परचेज प्राइस होगी जो कि 4.8 हो चुकी है, यानी कि सॉरी 48 हो चुकी है। 48 इज द परचेज प्राइस, न्यू परचेज प्राइस इज 48, नॉट द 50, बिकॉज अब हमें 2 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है ना, तो वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1,000 का मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी कि 100 multiplied by 48, let me check again, so 2,000 divided by 2 into 10 divided by 100 into 48, that gives to around 4,800। तो अब हम तो सबका टोटल कर देंगे, टोटल कॉस्ट कितना होगा, 4,800 प्लस 4,80,000 एंड प्लस 1,000, ये हो रहा है 4,85,800। सो देखो अब हम कंपेयर करेंगे कि ईओक्यू में ऑर्डर दे रहे थे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था हमें, इन्वेंट्री का कॉस्ट लग रहा था, टोटल कॉस्ट 5,04,745, लेकिन अगर हमने 2,000 की क्वांटिटी का एक साथ में ऑर्डर दिया तो हमें डिस्काउंट मिला, और उस डिस्काउंट की वजह से हमारा कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम हो गया। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम 2,000 की क्वांटिटी का एक साथ में ऑर्डर देंगे, तो रीऑर्डर क्वांटिटी जहाँ पे सबसे मिनिमम होगा कॉस्ट, तो ये होगा हमारा आंसर होगा 2,000, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दी हुई है। क्वेश्चन को गिनना आपको इसलिए है बिकॉज आपको कंपेयर करना है कि क्या ईओक्यू पे अच्छा आपको चीपर है, या 2,000 की जो क्वांटिटी उन्होंने डिस्काउंट करने के लिए दिया हो। लेकिन ऑलवेज आपको याद रखो, ऑलवेज ईओक्यू नहीं होगा, बिकॉज ईओक्यू तो तब होता है जब आप सिंगल ऑर्डर एक टाइम पे देते हो, वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट ना हो तो, अगर डिस्काउंट हो तो जो डिस्काउंट वाला होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर, चलिए अब देखते हैं जीआईटी सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। कंपनी स्विचेस फ्रॉम ईओक्यू टू जीआईटी, ठीक है। अंडर ईओक्यू होल्डिंग कॉस्ट वाज 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट वाज 10,000, आपको अमाउंट दी हुई ऑलरेडी। अंडर जीआईटी होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय 80%, रिड्यूस बाय 80% यानी कि 40,000 का 80% रिड्यूस हो गया है, तो 40,000 का 80% मतलब 32,000 रिड्यूस हुआ है। तो न्यू न्यू होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं। न्यू होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू 8,000, बिकॉज 80% से रिड्यूस हुआ है मतलब 20% हुआ है, 40,000 का 20% 8,000। देन न्यू ऑर्डर कॉस्ट,
ऑर्डर कॉस्ट पहले 10,000 का था, अब वो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 50% से। तो 10,000 का 50% इंक्रीज कर दो तो वो हो रहा होगा 15,000। अब टोटल कर दो 23,000, एंड ही इज आस्किंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा। ऑब्वियसली 23,000 होल्डिंग प्लस ऑर्डर कॉस्ट। यहाँ पे परचेज प्राइस नहीं दी किसी चीज़ की, तो वी कैन स्किप इट बिकॉज दोनों में सेम हो सकती है। सो द राइट आंसर विल बी 23,000। और अब यहाँ पे जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे इफ इज नॉट अवेलेबल इन द एग्जाम। ठीक है, सो 23,000 विल बी द राइट आंसर। सो दैट्स हाउ द MCQ स्टाइल क्वेश्चन विल बी सॉल्व। चलिए हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होगा हमें। सेम क्वेश्चन देखो, ईओ की सबसे पहले सॉल्व करना है। व्हाट्स द ईओ की, कि कितना ऑर्डर देना है, एनुअल डिमांड दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को यूज करके आप ईओ की फाइंड करोगे। देन रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमें ये बताता है डेली डिमांड मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। तो ये तो ऐसे ही मिल जाएगा 500, और वो फॉर्मूला यूज करेंगे ईओ का ये वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। you study yourself, you just write down your own answers and drop me in the comment box so that I can examine your questions, your answers, and give the suggestions for improvement if any. So section B is generally the homework type question, because अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए that was the some MCQ क्वेश्चन थे, बट MCQ तो क्या है कि उसका आंसर आपको चार ऑप्शन दिए होते, चार ऑप्शन दिए होते, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। बट द कैलकुलेटिव पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इट, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव पार्ट ही होंगे। चाहे आपको EOQ पूछा है या फिर इसके ऑप्शन दिए है द सेम। ठीक है, फिर आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है कि EOQ में कितना है, जिसमें हमने परचेज प्राइस, फिर देन हम यूज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, होल्डिंग कॉस्ट कितना है, सबका टोटल करना है, एंड दैट्स द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क में दिया है। सेक्शन बी इज टोटली होमवर्क। ठीक है, और आपको ये होमवर्क करना है सबको। चलिए देखते हैं। अब सेकंड है फीफो लिफो और एवरेज कॉस्टिंग। ऑलरेडी वी डन इन दी MCQ लेवल कि फर्स्ट इशू क्या होगा, फर्स्ट इशू यूजिंग फीफो लिफो एंड एवरेज, तीनों में फर्स्ट इशू पूछा है। फर्स्ट इशू का मतलब पहली बार कब इशू क्या होगा, ये वाला। फर्स्ट इशू फीफो के लिए ये है, लेकिन लिफो के लिए ये होगा। ठीक है, और एवरेज कॉस्टिंग के लिए क्या होगा, एवरेज कॉस्टिंग के लिए भी ये होगा, बिकॉज फर्स्ट इशू वही माना जाएगा कि एवरेज कॉस्टिंग में भी ये होगा, फीफो में भी ये होगा। सिर्फ और सिर्फ लिफो में ये हो जाएगा फर्स्ट इशू। फर्स्ट इशू का मतलब पहली बार कब इशू किया वो, एंड देन उसके बाद हम क्लोजिंग इन्वेंट्री देखेंगे। तो इशू प्राइस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने दोनों ही फाइंड आउट की हुई, किस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस हम टेक्निक्स, जो कि हमने फीफो लिफो और एवरेज कॉस्टिंग की मेथड देखी, उस मेथड को यूज करना है आपको। फिर डिस्काउंटेड EOQ का फुल कंपेरिजन क्वेश्चन है, जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया है ना, जस्ट सिमिलर टू दैट। यहाँ पे आपको तीन परचेज प्राइस दी है, प्राइस जो है ना वो तीन बार चेंज हो रही है। देखो 20 अगर 5,000 से कम की ऑर्डर क्वांटिटी है तो 20, 5 से ज़्यादा है तो 19.5, और अगर 10 से भी ज़्यादा है तो 19। तो जैसे जैसे आप बल्क क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्राइस ड्रॉप होता जाएगा। तो आपको तीन सिनेरियो होंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दो सिनेरियो देखे थे, तो यहाँ पे तीन सिनेरियो होंगे। तीनों सिनेरियो को आपको कंपेयर करना है, एंड फिर फाइंड करना है कि किसमें सबसे कम कॉस्ट है, और फिर वो रिकमेंड करना है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, आपको दो क्वांटिटी है, या तो ईओ की तीन क्वांटिटी, एक तो EOQ, एक 5,000 वाली और एक 10,000 वाली। यानी कि EOQ तो इस पे आएगा शायद। ईओ की आपको दिया हुआ ईओ की पहले तो आपको कंप्यूट करना है 20 रुपीज़ पे, ईओ की कंप्यूट भी करना है, यानी कि आपको नॉर्मली कंप्यूट करना है ईओ की। फिर ईओ की जो भी क्वांटिटी होगी यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये दूसरी क्वांटिटी और ये तीसरी क्वांटिटी, मतलब तीन या तीन क्वांटिटी को आपको रिकमेंड करना है। तीनों में से कम कॉस्ट आपको कहाँ पे लगेगा। चलिए, देन इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्शन दिया है, यूसेज रेट दिया है, सेटअप कॉस्ट यानी कि वही होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, प्रोडक्शन जैसे ये वो रिप्लेनिशबल, रिप्लेनिश्ड, ग्रेजुअली रिप्लेनिश होती है हमारी जो इन्वेंट्री बढ़ती जाती है धीरे धीरे, वो वाला क्वेश्चन है। उसका फॉर्मूला भी आपको दे दिया गया था। ठीक है, इस तरह से हम EOQ के जैसा ही फॉर्मूला भी है वहाँ पे। मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, 2 × D × S/H1 - D/E, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर EPQ, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो आपको EPQ फाइंड करना है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का लेवल फाइंड करना है कि कितना मैक्सिमम इन्वेंट्री हम रख सकते हैं, एंड टोटल एनुअल कॉस्ट वही ऑर्डर कॉस्ट इन ऑर्डर कॉस्ट, देन टोटल होल्डिंग कॉस्ट, सबका टोटल करना है। दैट्स इट। एंड देन स्टॉक कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कुछ केस स्टडी सिनेरियो दिया है।
अब ये केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे तो यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट नॉलेज। चलिए, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, you have given the opening balance and opening balance is 30, purchase is 90, returns to supplier is 5000 and issue to production is 80000। ठीक है, रिटर्न भी किया होगा सप्लायर को तो वो परचेज रिटर्न है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द बुक क्लोजिंग इन्वेंट्री। बुक क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे होगी? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस रिटर्न माइनस इश्यू टू प्रोडक्शन। तो इसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, वो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चेक करोगे। कैलकुलेट द डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी कहाँ पे होगी? इसका एक कुछ आंसर आएगा, इसको आपको इसका कंपेयर करना है, क्या वो एग्जैक्टली 34,000 है? अगर नहीं है तो इट मे बी अ डिस्क्रिपेंसी। गिव 3 पॉसिबल रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसी। अब इसके 3 रीजन हो सकते हैं, तो कौन कौन सी रीजन है वो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकती है आपसे, और उसके हिसाब से आपको रीजन प्रोवाइड करने हैं। एंड रिकमेंड करनी 3 कंट्रोल प्रोसीजर, जो हमने ऑलरेडी 4 कंट्रोल प्रोसीजर देखे थे, उसमें से कोई भी 3 आप कंट्रोल प्रोसीजर से आप समझा सकते हो। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। दिस इज द ओल सेक्शन पार्ट बी जो है, सेक्शन बी, दैट इज ऑलरेडी टोटली होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी डन the MCQ level, the clarity, concept clarity, and even though the calculations in part A, so part B आपके लिए homework रहेगा। So I hope you enjoy this session and do subscribe my channel for the latest upcoming like these videos, जैसे डेमो क्लासेस के लिए आपको और भी अच्छे अच्छे क्लासेस में आपको हो पाए। So thank you so much for joining, thank you so much for watching